पार्लियामेंट करवाएंगे, ठीक है। पार्लियामेंट द हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी ऑन इन इंडिया। डेलिबरेटिव मतलब जहाँ पे डिस्कशन होती है। हाईएस्ट लीगल डेलिबरेटिव बॉडी ऑन मतलब इन इंडिया इज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब तक तो पता लग गया होगा। लेजिस्लेटिव दैट इज पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज अपने जो अपने प्रेसिडेंट क्या होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल और पीएम, है ना। पीएम हेड द काउंसिल मिनिस्टर, वेरी गुड, ठीक है। एंड थर्ड वन इज जुडिशरी, फाइन। ये लोग हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं मिलके। आज हम करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट की हमने प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में करा, हमने पीएम के बारे में पढ़ा, हमने काउंसिल मिनिस्टर के बारे में पढ़ा। हम आ गए पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने बताया था पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बस ये होता है पार्लियामेंट। और ये भी बताया मैंने प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ लोकसभा बट नॉट मतलब सॉरी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ हाउसेस पार्लियामेंट। एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होता है ना। एमपी नहीं है प्रेसिडेंट बट ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि वेन एवर बिल, क्या होता है पार्लियामेंट का काम, लॉ बनाना। लॉ कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे। अब इसलिए प्रेसिडेंट को पार्ट बनाया गया। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में प्रेसिडेंट साहब इज नॉट द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट। इन इंडिया वी फॉलो द व्हाट वी फॉलो द ब्रिटिश मॉडल। देयर गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट? व्हाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इज कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्यों कहते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट उसको? बिकॉज वेस्टमिनिस्टर इज द प्लेस वेयर द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सिचुएटेड, इज नियर बाय लंडन। लंडन गवर्नमेंट कहते हैं ना लंडन मॉडल कहते हैं ना। इट्स लाइक न्यू दिल्ली नारायणा, तो वेस्टमिनिस्टर इज लाइक नारायणा एंड न्यू दिल्ली इज लंडन, ओके। तो ये सिस्टम है कि व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर मॉडल गवर्नमेंट। तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, पार्लियामेंट में इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किसी में नॉमिनेशन होते हैं नहीं होते, पार्लियामेंट में कितने टाइप के मोशंस होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या 0R होता है, ठीक है, 0R वगैरह ये सब क्या प्रोसीजर होता है, बिल्स कितने टाइप के होते हैं, बजट कैसे पास होता है, एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट एट द एंड। दिस इज वी विल डील इन पार्लियामेंट चैप्टर, ओके। हम टाइप्स ऑफ बिल भी करेंगे, जैसे ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 4 टाइप के बिल हैं। मनी बिल ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल, उसमें कैटेगरी अगर डाल दें तो ये कहानी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। तो पार्लियामेंट के बारे में लिखो हल्का सा। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है भाई। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अलग से लिख लेना, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो वहां पर पार्लियामेंट में बैठता नहीं है, ठीक है, ना बैठता, ना बोलता, ना कुछ करता। बोलने का जब टाइम आता है कभी कभी बोलता है, ऐसे सिटिंग में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेता, ठीक है। लिख लो, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इतना समझ आता है? लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, सब एक ही बॉडी के नाम है। समझ आ गई? चाहे राज्यसभा बोलो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, सेकंड चैम्बर। राज्यसभा के बारे में अब हेडिंग डालो, राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं? सेम प्रोसीजर एज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट होता है? हाँ भाई रोहित, व्हाट इज द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? सिस्टम ऑफ
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैं इसको याद करने को छोटा सा नहीं है कुछ वर्ड बाय नहीं, पर कुछ ऐसा हो सिंगल ट्रांसफरेबल। पता है कि ये होता है प्रोसेस, लेकिन नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा है। ये तो दो टर्म बताओ नीचे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है भैया। तो अपने आप इसी पे आ जाओगे। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, हर एक स्टेट की सीट फिक्स्ड होती है राज्यसभा में। ठीक है, यू कैन सी ऑन योर बैक ऑफ योर टेबल ऑफ योर दिस चैप्टर, यू कैन ओपन द चैप्टर। बैक में इसका लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट में देखो एक टेबल बनी होगी, उस टेबल में सीट्स एलोकेटेड है हर सारे स्टेट को। हाँ भाई मनीष यादव, किस स्टेट में आती है, किस शेड्यूल में आती है सीट एलोकेशन टू राज्यसभा? हाँ वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन ने 250 सीट एलोकेट करी और आज जो इलेक्शन हो रखे हैं वो 245 पे हो रखे हैं, तो प्रेजेंटली वी हैव 245 मेंबर्स, राइट? ठीक है भाई, समझ आ रही इतनी सी बात। अब 245 में से ये सारे के सारे ना अलग अलग स्टेट से अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग प्रोपोर्शन में आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीट देख के बताओ किस स्टेट में राज्यसभा की? वेरी गुड, कितनी है? वेरी गुड। महाराष्ट्र में कितनी है? 90 सेकंड पे कौन सा है यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, तो यूपी में सबसे ज्यादा है राज्यसभा की सीट और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। समझा रही है रे? तो ये कहानी होती है, सबके एलोकेटेड है। अब राज्यसभा की कहानी सुनो रे। राज्यसभा के मेंबर्स, इधर देखो, राज्यसभा के मेंबर्स कितने साल के इलेक्ट होते हैं? 6 साल के लिए। ठीक है, दिस मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर ऑफ टर्म। ठीक है, और ये हर 2 साल में, हर 2वें साल में, हर 2 साल बाद, यानी हर 3रे साल में आपके 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और ये हाउस कंटिन्यूइंग हाउस है, कंटिन्यूइंग हाउस है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगी राज्यसभा खत्म हो गई, कभी डिसॉल्व नहीं होती। कंटिन्यूइंग हाउस, पार्लियामेंट का राज्यसभा हमेशा चलता रहेगा विथ एवरी थर्ड ईयर यानी 2 साल बाद 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्ड। ठीक है, अब इससे पहले एक और बात सुनो, इलेक्शन कैसे होता है? इस सिस्टम से होता है। क्या है, कहां पे? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में सीट फिक्स्ड है। ओके, हर एक मतलब कि जो जो सीट जिस यूटी में प्रॉपर आपकी जनता ज्यादा है। ओके, जैसे दिल्ली पुडुचेरी इनमें जनता है, तो यहाँ पे JNK यहाँ पे राज्यसभा को सीट एलोकेटेड है। लेकिन जो छोटी छोटी यूटी है जैसे लक्षद्वीप, इनमें राज्यसभा को सीट नहीं है। ओके, समझ आ रही है कहानी सी? तो कैसे इलेक्शन होता है? वहां की असेंबली, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। वहां की जो विधानसभा होगी उस स्टेट की, फॉर एग्जांपल यूपी की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो इलेक्ट करेगी इनको। वही सिस्टम समझा रही है? लिस्ट सिस्टम। तो ऐसे इलेक्शन होगा इन लोगों का। आ रही है समझ में? यूटी में क्या होता है? यूटी में कहीं कहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या बहुत कम होती है, वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। क्या? यूटी के केस में इलेक्टोरल कॉलेज, और वो इलेक्ट करके भेजते हैं इनको आगे। वही उसमें यही मेंबर्स होते हैं कहीं ना कहीं। तीसरा तरीका होता है राज्यसभा में पहुंचने का, नॉमिनेशन। क्या होता है? नॉमिनेशन। ना कोई इलेक्शन ना कुछ, सीधा नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन में क्या होता है भाई? प्रेसिडेंट के पास पावर है कितने बंदों को नॉमिनेट करने की? 12। किस किस बेसिस पे? लास, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। जो हेमा मालिनी जी हैं वो आर्ट के बेसिस पे आई हैं, है ना? एक्टिंग एक कला है। जो आपके कौन है ये? धर्मेंद्र वगैरह, सचिन तेंदुलकर, ये सब क्या है? जो आपके रंजन गोगोई हैं, नॉमिनेट हुए हैं ना सोशल सर्विस के उस बेसिस पे, ex-CJI ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस के बेसिस पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 12 बंदे नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। इन 3 तरीके से इलेक्शन होता है राज्यसभा का। कोई भी स्टेट के कर सकते हैं, कोई भी स्टेट के कर सकता है, एनी ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये कंपोजिशन है। अब इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं कौन कौन बंदे हो सकते हैं। ये कंपोजिशन ऐसे बनती है राज्यसभा, समझ आ रही है? राज्यसभा में 3 तरीके से लोग आते हैं, एक तो स्टेट से आते हैं, एक यूटी से आते हैं और एक नॉमिनेट होके आते हैं। आ रही है समझ में? स्टेट से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भेजेगी आपको, किस मेथड से इलेक्ट करके?
इस मेथड सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट, ठीक है। यूटी में क्या करें, इलेक्टोरल कॉलेज होगा, सेम सिस्टम होगा, क्योंकि जहां पे यूटी की संख्या बहुत कम है वहां पे सीट देते ही नहीं लोग राज्यसभा की उन लोगों को। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख एंड द लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दे डोंट हैव द सीट्स फॉर द राज्यसभा बिकॉज इट इज बेसिकली, व्हाट डू यू मीन बाय राज्यसभा? राज्यसभा इज द बॉडी ऑफ स्टेट्स, ये स्टेट्स के हितों के बारे में वहां पे बैठती है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे लोकसभा पीपल को रिप्रेजेंट करती है, दिख रहा है, हाउस ऑफ पीपल, द वर्ड इज पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये स्टेट्स को दर्शाती है और ये आपके लोगों को दर्शाती है, इनको आप इलेक्ट करके भेजते हैं, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? 18 और जितने भी लोग हैं सारे वोट। जब हम आजाद हुए थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब कितनी ईयर थी? क्या था? जब हम आजाद हुए थे, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था एट द एंड, तो हमारी जो वोटिंग एज थी वो कितनी थी लोगों की? कितनी? मिनिमम 21 साल थी। 18 हो गई, अब 18 है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी, तुम ही बताना। 30 हम्म, पहले हुआ होगा ना। किस अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 61, मैं 61 बोल रहा हूँ, 21 टू 18? बताओ। हाँ भाई, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। समझा रही है? क्लियर हुआ? तो लिख लो राज्यसभा के बारे में कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एज 250। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250। बट अभी कितने लोग इलेक्ट करवाते हैं हम लोग? 245। एट प्रेजेंट राज्यसभा हैज 245 मेंबर्स, 245, जिसमें से 12 नॉमिनेट होते हैं, है ना। आउट ऑफ 245, 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ LAS, LASS, बोले तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। ये भैया वो पीएम के कहने पे करते होंगे ना? हाँ, वही कहानी। यस 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 यस। ऑफिशियल कैपेसिटी में जहां भी प्रेसिडेंट साहब काम करेंगे, वो यानी कि एडवाइस किसकी है? यूनियन गवर्नमेंट की। समझा रही है? ये लिखवा नहीं रहा हूं कौन सा शेड्यूल एलोकेट करता है, चलो लिख ही लो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग बड़े खतरनाक लोग हो। लिखो क्या कहते हैं, 4th शेड्यूल allocates the seats of Rajya Sabha to the different states. लिखो, the members of the Rajya Sabha apart from 12 है ना, 12 तो नॉमिनेट हो गए, apart from 12 nominated are elected indirectly by the MLAs of state legislative assembly, by the MLAs of state legislative assemblies and the electoral college of UTs, है ना, and the electoral college of UTs. The election is held according to the system of proportional representation by a single transferable vote. Proportional representation by single transferable vote. The seats are allocated to the Rajya Sabha. The seats are allocated to the Rajya Sabha according to the proportion of the state, proportion of population, according to the proportion of population of the state. जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसके उतनी ज़्यादा सीट्स। समझ आ गई? लेकिन रेशो सेम रहेगा, सीट्स और पॉपुलेशन का रेशो सेम रहेगा स्टेट्स में, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन मतलब प्रोपोर्शन ऑफ क्या बोला बे? सही बोल रहे हैं। ठीक है। पॉल्यूशन
पॉपुलेशन में वैसे पॉल्यूशन तो है ही। हो गया तो फिर पॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में देर आर 50 स्टेट्स एंड 100 सेनेट मेंबर्स आर देयर। ठीक है, 2 फ्रॉम ईच। यानी इससे क्या पता लगता है उनके पास नॉमिनेटेड मेंबर्स भी नहीं है ना। जब 2 फ्रॉम ईच है तो नॉमिनेटेड थोड़ी हो उनके पास, नॉमिनेटेड भी नहीं बस इंडिया के पास है। आ रही है समझ में? वेरी गुड। तो ये कहानी है। लोकसभा के बारे में लिखेंगे। लोकसभा, लोकसभा में क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, है ना। लोकसभा में यूटी से भी डायरेक्ट इलेक्टेड जाते हैं और आपके क्या कहते हैं इसको, स्टेट से भी डायरेक्ट इलेक्टेड होके जाते हैं ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, क्या एज है हमारी? 18 साल टू गेट द वोटर इलेक्टर कार्ड। तो लिख लो कि एट प्रेजेंट लाइक मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 550, 550। वैसे 552 थी लेकिन अब 550 रह गई कि 2 बंदे नॉमिनेट होते थे। देखो 2020 से पहले, 2020 से पहले आपके क्या करते थे बंदे? आपके बंदे जो होते थे नॉमिनेट होते थे। क्या होते थे? नॉमिनेट। 2 बंदे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, एंग्लो इंडियन जिनके पापा, जिनके ग्रैंडफादर जो भी मेल जनरेशन में एंग्लो कम्युनिटी के, बट दे आर टोटली सेटल्ड इन इंडिया फॉर परमानेंट बेसिस, यानी कि बस टेम्पररी पर्पस के लिए है। उनके जो बच्चे हुए उन्हें एंग्लो इंडियंस का दर्जा दिया गया। ओके, उनको क्योंकि बहुत कम लोग अराउंड 292 के आसपास थे, बस इतने ही मेंबर्स थे, इनके 2 बंदे प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते थे। क्या करते थे? ठीक है, इस प्रोविजन को काट दिया गया, तोड़ दिया गया। अकॉर्डिंग टू 104th अमेंडमेंट एक्ट इनको रद्द कर दिया गया। अब कोई नॉमिनेशन नहीं होता लोकसभा में, पहले होता था 2 बंदे, अब नहीं होता। समझाया? इसमें कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि वर्ड एंग्लो इंडियन वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन विच एक्ट? बताओ। जैसे आप, अरे एक्ट बोल रहा हूँ, एक्ट। हाँ भैया, जैसे वो मॉडल रिफॉर्म्स थे 1909, हाँ भैया 1909। गवर्नमेंट अमेंडमेंट 1935, गवर्नमेंट अमेंडमेंट 1919 किसमें हुआ था? पहली बार बेशक एंग्लो इंडियन को अलग-अलग इलेक्शंस कराए थे उनके अंदर। 1909 सिख वाले 1919 में वर्ड दिया था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, वहां पे उन्होंने कुछ और बोला था, यूरोपियन डिसेंट के बोला था, लेकिन लक्ष्मीकांत वगैरह में एंग्लो इंडियन लिख देते हैं। ठीक है, 1935 द राइट आंसर इज 1935। लिख लो, ये साइड में लिख लेना, बाद में लिखना, पहले इसको लिख लो, लिखवा देता हूं कि कितने भाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ? 550। ओके, जिसमें से 543 एट प्रेजेंट, जिसमें लिखो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 550 बट एट प्रेजेंट 543 सीट्स आर ओपन फॉर इलेक्शन। भैया बाकी कहाँ गई? उनको रखते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखते हैं कि भाई इतनी है तुम, लेकिन पार्लियामेंट ने बोला हम इतनी रखेंगे। अच्छा, मतलब ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी फिक्स करी, लेकिन पार्लियामेंट ने बाद में इसको फिक्स करा कि भाई इतना रखेंगे, इतने 5 ऐसे रहने दो, एक बैकअप। इसमें जो होता है ना वो चेंज हो सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में आ सकते हैं। वो समझा नहीं? पहले लोकसभा के मेंबर राज्यसभा में जा सकते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर लोकसभा में आ सकते हैं। मतलब बैठ सकते हैं, हाँ बैठ सकते हैं। वो मिनिस्टर्स के पास अधिकार होता है। ये ओनली मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज पर द आर्टिकल 88 of the Indian Constitution have the right to take participate in any of the house without entitled to vote, but vote सिर्फ उसी में देंगे जिसमें वो मेंबर्स हैं। वोट एजी तो कहीं नहीं देगा वोट, क्योंकि किसी का मेंबर नहीं है ना। लोकसभा के बारे में लिखेंगे, लोकसभा में लिखा है द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। The system of election is first past the post system. The system of election is first past the post system. First past PST. पोस्ट सिस्टम, ये बताया तो था। जो भी दौड़ के जैसे रनिंग होती है ना, जो भी फिनिशिंग लाइन पहले पार करता है वो फर्स्ट आ जाता है। तो यही होता है, तुम लोग इलेक्शन में वोट देने आते हो ना, ये इतने सारे बंदों के नाम होते हैं, जिसके पास ज्यादा वोटिंग होती है, चाहे एक नंबर से भी जीत जाए, वो जीता हुआ माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दिस इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम।
यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हो गया. लिख लो वोटिंग एज इज 18 एज पर द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 1989 में, है ना. मैं कौन सा 80 61 61 61. हाँ भाई, क्या नाम है? मनीष यादव. ये तो 61वां अमेंडमेंट एक्ट हो गया. आर्टिकल 61 क्या कहता है? तुम कैसे नजरें नीचे झुकाए पड़े हो? भैया मैं बताती हूँ. हाँ, Impeachment of इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. क्या यार, राइट डाउन. यूटीए भी यही सिस्टम है, ठीक है. डायरेक्ट इलेक्शन है. नॉमिनेशन का तो नॉमिनेशन को कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी which were nominated earlier was removed by the 104th Amendment Act. 2 लिखना. 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पीपल. दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पीपल which were elected, which are nominated by the president earlier were removed by the 104 Constitution Amendment Act. ठीक है भाई. 104 या 103. बस 4. अब आ जाओ सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा. बता ही दिया है वैसे तो ये, इसमें हल्की हल्की बात कर लेते हैं. बता देता हूं बस, ठीक है. क्या करते हैं, बस बता देते हैं, बाद में करेंगे इसकी कहानी. 87th है. कब आया था 104? ये आया था 120 में आया था लगभग. 104th कब आया? 20 में आया था शायद. 1920. वेट 19 का है, 20 में लागू हुआ था. यस 19 1/3 बिल. अच्छा ये तो मैंने अलग से लिखा हुआ है. 20 कर दो. 20 में होगा, ठीक है. 20 में कर दो. 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020. ओके. अब बिल और एक्ट में फर्क होता है. बिल पता है ना, जी भैया. जो इंट्रोड्यूस करते हैं, और बिल एक्ट बन जाता है. एक हर बिल, हर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्ट नहीं बनता, ठीक है. इसलिए 122वां अमेंडमेंट बिल था वो, और 101वां अमेंडमेंट एक्ट था जीएसटी. समझ आ रही है कहानी? ये सिस्टम था. हर बिल एक्ट नहीं बनता. आ रही है समझ में कहानी क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये दोनों की नंबरिंग में कंफ्यूज कभी मत होना. पीआई को देखोगे समझ आ जाएगा. पॉलिटी में होगा जीएसटी के ऊपर तो अपने आप समझ आ जाएगा. 4 ऑप्शन दे होंगे कि 101वां अमेंडमेंट एक्ट या 101वां अमेंडमेंट बिल. समझ आ रही है? डिफरेंस इज देयर. तो वहां पे डिफरेंस देखना. अब किसी को ये पता होता है 101, अब बिल और एक्ट में कंफ्यूज हो जाता है वो बंदा. तो हर बिल एक्ट नहीं बनता. जो बिल एक्ट बनेगा वो एक्ट रहेगा एट द एंड. तो नंबरिंग बदल जाती है. ओके. टेंथ में तो आते हैं भैया? बहुत सारे. मान लो क्वेश्चन आ रखा है हम्म और उसमें पूछा हुआ है हम्म कि बिल एक्ट तब बनेगा जब पहले दे रखा है 2 ही ऑप्शन है इसमें. जब कि वो उस पे प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे दे और दूसरा कि उस पे साइन कर दे. तो हम क्या टिक करें? क्योंकि ये मैंने देखा था क्वेश्चन, उसमें ऐसे लिखा होता है कि साइन दे, लेकिन उसका आंसर था कि जो वो अपना एसेंट दे दे उसके ऊपर. साइन जैसा तो भैया कोई वर्ड है ही नहीं. एसेंट मतलब साइन ही होता है. ऐसे गवर्नमेंट में ना कुछ भी होता है तो एक दिन की छुट्टी मांगोगी, वो भी लिखित में आती है. समझ आ रही है? हर चीज लिखित में होती है. तो यू शुड गिव एसेंट. एसेंट, द वर्ड इज एसेंट. साइन तो वर्ड इज एसेंट, ठीक है. वर्ड इज एसेंट. पूरा देश अलग अलग स्टेट में बटा हुआ है ना. कितने स्टेट है? 28, ठीक है. और 8 यूटीज है ना. सुनो, लोकसभा की सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. लुक एट हियर. हर एक मतलब इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में बटा हुआ है, राइट? दिख रहा है स्टेट्स में. और हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है. डिस्ट्रिक्ट अलग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है. क्या होता है? आपका रेशो होता है नंबर ऑफ सीट्स टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब टू द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट.
समझ आ रही है? ताकि हर एक स्टेट में रेशो सेम आए। आ रही है समझ में? जिनकी कम पॉपुलेशन है उनकी सीट्स भी कम हो जाएंगी, एक तरीके से। आया ना? पॉपुलेशन बाय स्टेट्स है, पॉपुलेशन ऊपर ऑफ स्टेट। अब एक ही बात होगी ना, चाहे रेशो कैसे भी कर लूँ, अब चाहे 1:3 कह लूँ या 3:1 कह लूँ, अगर मैं इस फॉर्मूले को लेके चलता हूँ हर जगह तो बार बार सबका ऐसे ही आएगा। समझ रहा? रेशो कहीं ना कहीं वैल्यू ऊपर नीचे करेंगे तो रेशो सेम ही आता है। मैं समझ रहा हूँ कहने का मतलब क्या है? तो ये चीज़ है, तो उसको उस चीज़ पे मत जाओ। बस ये बता रहा हूँ कि रेशो जो होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से और सीट के हिसाब से होता है, ताकि कोई भी स्टेट ये क्राई ना करे कि मेरे स्टेट को कम सीट दी गई है। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारी सीट्स बटी हुई हैं हर एक स्टेट में। समझ आ गई? यूपी में देख के बताओ, जस्ट ओपन द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। टेल मी द नंबर ऑफ सीट्स इन यूपी। 80 बे 80 80 सीट्स आर देयर इन यूपी, लोकसभा सीट। सेकंड में किसकी है? महाराष्ट्र, कितनी है? 48। थर्ड में किसकी है? वेस्ट बंगाल 42। तो ये है रेशो। इसलिए कहते हैं जिसको भी देश जीतना होता है उसको यूपी पक्का जीतना पड़ेगा। बहुत लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स यूपी के पास है। ठीक है? और क्या चीज होती है देखो रे, एक तो ये रेशो होता है, एक होता है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में भी इंसानों का प्रोपोर्शन सेम रहे। समझ आ रही है? ये नहीं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सपोज छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब इसमें ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ये बड़ी इसलिए क्योंकि इसमें लोग कम हैं, ये छोटी इसलिए है क्योंकि इसमें लोग ज्यादा हैं। समझ आ रही है? आपस में कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी रेशो सेम होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। समझ आ रही है कहानी? यूपी इज हैविंग अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, दैट्स व्हाई इट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, वेस्ट बंगाल की है। तो ये वही गली कहानी है। दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिल्ली आल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ सीट। वन ऑफ द लाइक यूटी में अब तो जेएंडके हो गया होगा वैसे तो। जे देख के बताओ, यूटी में कितनी? दिल्ली की 7 और राज्यसभा की 3। तो ये कहानी है। समझ आ रही है? इस तरीके से सीट बढ़ती हैं। अब क्वेश्चन आता है, अरे देखो रे इधर, ओए इधर देखो। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं कि पॉपुलेशन के सेंसस की। तो जब भी पॉपुलेशन की बात करेंगे, लोकसभा की सीट कितनी होनी चाहिए? जैसे ये बहुत सारी सीट मिला 543 बन रही है, राइट? जब भी 543 की बात करेंगे, किस सीट्स के बेसिस, किस सेंसस के बेसिस पे टोटल लोकसभा सीट है? वो सेंसस है 1971। समझ आ रही है? 543 सीट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। बट इंटरनल रीएडजस्टमेंट होती रहती है, मैंने बताया। मतलब चेंजिंग द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विदाउट चेंजिंग द सीट्स। समझ आ रही है? जैसे ये छोटी बड़ी हो जाती है, समझ आ रही है? छोटी बड़ी होगी, इसको छोटा कर दिया, ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, ठीक है? लेकिन इसका छोटा करने का ये नहीं कि इसको तोड़ दिया, इसको ही छोटा कर दिया। जैसे माधोपुर की सीट को छोटा कर दिया, और समझ आ रही है? पहले माधोपुर की सीट इतने एरिया में होती थी, अब उसको छोटा कर दिया, इसमें पॉपुलेशन ज्यादा आ गई। आ रही है समझ में? बट सीट नहीं बढ़ी है ना घटी है, सीट उतनी की उतनी है। तो ऐसा रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स विदाउट चेंजिंग द नंबर, ये किस सेंसस के बेसिस पे आज प्रेजेंट में? ये सिस्टम है 2001 के सेंसस पे। किस पे? 2001। इंटरनल रीएडजस्टमेंट होती रहती है विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ सीट्स। बट अभी नया पार्लियामेंट बन रहा है, अभी उसने बात करी थी। क्यों बन रहा नया पार्लियामेंट? क्योंकि आपका अमेंडमेंट हुआ था, एज पर दैट अमेंडमेंट, ठीक है? और जो अमेंडमेंट था आपका 42nd, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, उसने आपकी सीट 1971 के सेंसस पे फिक्स कर दी थी कि भाई 543 सीट ही रहेंगी लोकसभा में। समझ आ रही है? एज पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो सीट्स के नंबर हैं 543 फिक्स कर दिए गए। बोला ये तभी बढ़ेंगी जब 2026 के बाद नया सेंसस आएगा। पहले भी करवाया था, कल परसों की बात हुई थी, इस बारे में बात हुई थी। 1971 सेंसस के बारे में क्या पढ़ा रहा था मैं उस टाइम? हाँ, वो पॉपुलेशन, राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अभी नया पार्लियामेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे प्रेजेंट पार्लियामेंट में स्टूल कितने लगाएंगे ठीक है? तो उसके लिए नई सीट बना रहे हैं, नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, एक अप्रॉक्स लेके। अभी ये सेंसस आ जाएगा, इसके बेसिस पे कोई सेंसस डिजाइन कर लेंगे कि जब जैसे 2026 के बाद कोई सेंसस आएगा उसके बेसिस पे हमारे पास इतनी सीट होनी चाहिए। सीट बढ़ेंगी हमारी, ये भी लोकसभा की, और भी अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए। लोग बढ़ गए, सीट नहीं बढ़ी।
अभी सीट उतनी की उतनी रहेंगी, पॉपुलेशन को रीएडजस्टमेंट करते रहते हैं। और ये काम कौन करता है? डीलिमिटेशन कमीशन। नाम सुना होगा आप, न्यूज पेपर में हल्का फुल्का, डीलिमिटेशन कमीशन, जो JNK के लिए भी बना था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। रंजना प्रकाश देसाई, इन्होंने हेड किया था डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ JNK। ओके, ये क्वेश्चन भी आया था बीच में, इनफैक्ट आया था CDS में आया था, रे शायद पिछले वाले CDS में आया था, एनडीए में मैंने देखा है क्वेश्चन, विच पर्सन हेडेड द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ JNK। ओके, चेक करो एक बार, डीलिमिटेशन कमीशन हेड ऑफ JNK कौन थे? रंजना प्रकाश देसाई, शी वाज लेडी, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, तो बेसिकली डीलिमिटेशन मतलब लिमिट फिक्स करता है वो कौन? डीलिमिटेशन कमीशन। ओके, किसके तहत? डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिमिट फिक्स करता है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, है ना, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो शी वाज यस रिटायर्ड, कहाँ की है रिटायर्ड? सुप्रीम कोर्ट के ना, हाँ। तो ये कहानी है। तो ये जब भी ऐसे कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन का हेड बनेगा, क्वेश्चन उठता है फिर। डीलिमिटेशन कमीशन समझ आया? ठीक है। अब क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट्स रिजर्व होती हैं, किसके लिए? STs एंड SC के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि उनकी सीट उतनी ही होंगी जितनी प्रोपोर्शन होगी किसकी? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वर्सेस पॉपुलेशन ऑफ ST/SCs। समझ आई नहीं आई? जैसे ST की सीट अपॉन नॉर्मल जनरल सीट इक्वल्स टू ST की पॉपुलेशन अपॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, इस प्रोपोर्शन में होंगी। समझा रही कहानी? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में होती है, इतना समझना पहली चीज। तो गलत चीज है एक तरीके से। क्यों? जैसे कहीं पे ST की पॉपुलेशन ज्यादा है, हाँ, तो उन्हें सीट दे रहे हो, तो जनरल है उनको तो प्रॉब्लम हो गई। तो ज्यादा है ना उनके पास, आप हर बार रिजर्व कर देते तो फिर वो तो लड़ ही नहीं सकता वो इंसान। अरे सुनो मेरी बात को, यही बता रहा हूँ। रिजर्वेशन में मतलब ये नहीं कि लड़ नहीं सकते हैं। सुनो एक बात, एक उधर सेपरेट इलेक्टोरेट, एक उधर रिजर्वेशन, एक आया होगा ना दिमाग, भैया उस टाइम तो हमने इतना पूना पैक्ट वगैरह करा और अभी हम लोग ऐसे कर रहे हैं। बट द थिंग इज, जो SC और ST वाला बंदा है, ठीक है, उसकी बस सीट SC और ST की होती है, वोट सब लोग देते हैं उस एरिया के, उस एरिया के इलेक्टोरल वोट सब लोग देंगे उस बंदे को। नॉट ओनली द पर्सन फ्रॉम SC विल वोट, द पर्सन ऑफ एवरी बैकग्राउंड कैन वोट इन दैट इलेक्शन, बट खड़ा वही होगा जिसके पास सर्टिफिकेट है ST और SC का। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, STs and SCs कैन ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन ऑन जनरल सीट। ठीक है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ये कहानी है। प्रेजेंट में इंडियन पार्लियामेंट में देख के बताओ मुझे कितनी सीट्स हैं SC और STs की? कितनी है? देख के बताओ। भैया जब सीट ही रिजर्व है SC के इलेक्शन के लिए, वोट तो सब कर रहे हैं, पर जब कोई जनरल में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हाँ तो फिर उनका तो नुकसान है ना। 41 है शेड्यूल का। 41 नहीं है, तुम्हारी पुरानी बुक है। नहीं 79। भैया कहाँ गलत है। कहाँ की? SCs और ST, टोटल हाँ टोटल ये वाला टोटल 84 है भैया। हाँ, किसकी? तो SC की है और ST की है 47। ठीक है, यही है ना, 84 47। 84-47 सबसे ज्यादा SC किसमें है? सबसे ज्यादा मतलब सीट्स सीट्स यूपी, मध्य प्रदेश अबे यूपी ST में है सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश 17 है भैया, है ना, और मध्य प्रदेश में ST के सबसे ज्यादा है। दिख रही है? दिख रही है? सो दिस इज द थिंग। ओके, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको सीट मिलेंगी वहां पे। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा है, तो जितनी कितनी पॉपुलेशन उनके पास इतनी होंगी कि 17 सीट उनको मिल जाएंगी। तो 17 सीट रिजर्व्ड है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। ओके, प्रोपोर्शन SC का कितना पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है कंपैरेटिवली टू टोटल पॉपुलेशन, उस हिसाब से उनको सीट मिल जाएंगी। तो कम है तो कम मिलेंगी, ज्यादा है तो ज्यादा मिलेंगी, सिंपल। ठीक है, देखो कि the system, sorry, the constitution ensures that there is uniformity in representation. There is uniformity in representation
in two respects in system of election of Lok Sabha. In two respects in system of election to the Lok Sabha. लोकसभा के इलेक्शन में ये दो यूनिफॉर्मिटी बताता है. नंबर 1, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, हर एक स्टेट को उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट्स मिले, है ना. नंबर 2, बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट. बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट. लिखो कि the 42nd Amendment Act fixed the number of seats of the Lok Sabha by the census of 1971. But 87th Amendment Act can, but 87th Amendment Act can readjust the constituencies according to the census of 2001. Yeah, भाई 87th Amendment Act readjusts the constituencies according to the census, population census of 2001. 2001. Without changing the number of constituencies. Without changing the 2008 population of 2001, without changing the number of constituencies. ठीक है रे. हाँ भाई, लिखो अगला. The seats for STs and SCs are reserved as per proportion of their population. For SCs and STs are reserved as per proportion of their population. ठीक है, लिख लो. 84-47, 84-47 लोकसभा राज्यसभा. सॉरी, 84 for SCs and 47 for STs. Then both in लोकसभा. ठीक है रे. और इनकी भी 2001 के सेंसस के हिसाब से रीएडजस्टेड हैं. और जब अभी वो होगा तब चेंज होगा. बढ़ जाएंगी अगर ये बढ़ गए होंगे तो. मैंने ही बता दिया है, लिख लो. राज्यसभा इज कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर. कॉन्टिन्यूइंग लगातार रहता है ना. तो क्या है लाइफ इसकी, राज्यसभा की, क्या लिखा? It's a continuing chamber. The members are elected for 6-year terms. 6 साल के लिए. Every member retired बोल रहा हूं. Some members retired after completion of 2 years. हर 2 साल बाद कुछ बंदे रिटायर होते रहते हैं, नए नए बंदे आते रहते हैं. ठीक है, 6 साल की टर्म है सबकी. आफ्टर 2 years. हाँ. अब सवाल उठता है, जब सबसे पहली बार राज्यसभा बनी होगी तो कौन से बंदे की 2 साल रही होगी, समझ आ रही है? तो लॉटरी सिस्टम हुआ था भाई. लॉटरी उछाली गई थी, किसकी 6 साल रह जाएगी, किसकी 4 साल और किसकी 2 साल. ठीक है, लॉटरी सिस्टम से पहली बार का ये हुआ था. फिर बाद में फिर वो चलती रही साइकिल, अभी भी चल रही है. ओके. लोकसभा की नॉर्मल टेन्योर कितना होता है? 5 साल. बट इमरजेंसी में कितने साल भी बढ़ा सकते हैं? 1 year एट ए टाइम. राइट, वेरी गुड. कौन सी लोकसभा सबसे ज्यादा टाइम थी? 5th टाइम. वेरी गुड, परफेक्ट. ठीक है, तो लिख लो इसको. ये राज्यसभा में एक ही बार ही जा सकते हैं क्या? नहीं, एनी नंबर ऑफ टाइम. भैया पर हम Any number of ऐसे time. बोलेंगे ना कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड आपने हम ऐसे बोलेंगे नॉट फिक्स्ड. नॉट फिक्स्ड, लेकिन एक टाइम पीरियड दिया है कि अगर बैठती है वो, अगर पूरा उसका लाइक अगर वो पूरा एकदम फ्लोट करती है, मतलब कि एट द एंड वो कंप्लीट करती है, तो उसका क्या है मामला? 5 years. कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर नहीं. ठीक है, मतलब फ्लक्चुएशन समझ रहा हूँ मैं, तुम्हारी बात समझना चाह रहा हूँ कि तुम कहना चाह रहे फिक्स नहीं हो. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर होता है. एज सुन एज दे विल एंजॉय द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा
ठीक है, दे विल हैव द टेन्योर ऑफ 5 years। तो टेन्योर लिखो कि लोकसभा हैज अ टेन्योर ऑफ 5 years। लोकसभा हैज अ टेन्योर ऑफ 5 years एंड इट इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। क्या होती है क्वालिफिकेशन? लिख लो, क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ लिखवा रहा हूं। भैया जो 2 साल वाले हैं वो डिसाइड कैसे होते हैं? वो एक स्टार्टिंग में टॉस हो गया तब से चल रहा है, एक वो साइकिल शुरू हो गई ना अब तो। देखो समझना है इसको क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखो, जब पहली बार राज्यसभा बनी तो लाइक ऐसे सपोज 3 सेट होंगे 245 के, है ना। अब इनमें बोला कि किसकी साल 6 साल होंगे, किसके 4 साल होंगे, किसके 2 साल होंगे, है ना। तो भाई लॉटरी उछाली, ठीक है। क्या उछाली? लॉटरी। तो सपोज इसको मिला 2 साल बाद रिटायरमेंट, इसको मिला 4 साल बाद, इसको 6 साल बाद। अब तब से फिर वो चल ही रहा है, समझ आई। अब यहाँ पे नए में जैसे 2 साल बाद गए, सपोज आज क्या चल रहा है 2023, तो ये सपोज 2 साल बाद 2025 में रिटायर हो गए, तो ये 2025 में लोग आए। अब ये 6 साल तक रहेंगे, 2031 तक जाएंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? और ये बंदे सपोज 2023 चल रहा था, ये 4 साल तक रहेंगे, तो यानी कब तक हुए 2027 तक, है ना। फिर ये 2027 से 6 साल तक जाएंगे, यानी कितना 2033। आ रही समझ में? और ये बंदे 2023 में आए थे, 6 साल तक रहेंगे, और ये 6 साल तक रहेंगे यानी 2029। और ये बंदे 5-6 साल तक रहेंगे। अब 6 तो यहाँ से सारे 6 हो जाएंगे ना, तो ये जाएंगे 2035। तो आ रही है ना अपने आप हर 2 साल में, दिख रहा है? अब दिख रहा नहीं दिख रहा? 31 पे अलग रिटायरमेंट हो रही है, 30 से 33 पे अलग, 35 पे अलग, हर 2 साल बाद हो रहा है ना मामला। एक तो कहीं ना कहीं टेन्योर तो 6 साल का ही रह रहा है ना। हो गया 6 साल का। स्टार्टिंग में ही दिक्कत थी, बस बाद में सबका 6 साल हो गया, हाँ ठीक है ना। दिख रहा है 6 साल 6 साल 6 साल। अब स्टार्टिंग में ये था कि कौन किसका 2 साल बाद जाएगा, तो लॉटरी सिस्टम कर दिया था स्टार्टिंग में। आ रही है समझ में? ठीक है। फिर तो ये 6 से फिर तो ईयर तो बदल गए सबके स्टार्टिंग वहीं से। बीच में गैप देता, वो गैप अभी तक चल रहा है। यस, स्टार्टिंग वाला ही लॉटरी वाला चल रहा है वो तब से। तो ये कहानी है। ओके, मेंबरशिप क्या होती है लिख लो। क्वालिफिकेशन नॉर्मल बेसिक, हाँ वही क्वालिफिकेशन है एमपीज की। नॉर्मल बेसिक होते हैं, लाइक सिटीजन होना चाहिए, ये होना चाहिए, एज पूछी जाती है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 साल का कम से कम होना चाहिए। 25 years ऑफ एज फॉर लोकसभा एंड 30 साल ऑफ ईयर्स एज ऑफ राज्यसभा। 25 साल हो गया। हाँ, और उसका कितना 23 30, 30 ठीक है। और फॉर बोथ ही मस्ट बी इलेक्टर फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया से वो इलेक्टर होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए उसके पास, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। देखो पहले क्या होता था, देखो इधर लुक एट हियर, ये इंडिया है, ठीक है। अब मैंने बताया मोदी जी यहाँ के हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड उनके गुजरात का लड़े यहाँ से। समझ आ रही है कहानी? क्लियर हो रहा है ये चीज? नहीं, पहले क्या होता था राज्यसभा में, सीन क्या होता था, जो राज्यसभा के लोग आते थे, जिस स्टेट में राज्यसभा की सीट है उसी स्टेट का बंदा राज्यसभा के लिए चुनाव करता था। समझ आ रही है? अगर राज्यसभा में सीट खाली है 2-3, तो वो 2-3 सीट राज्यसभा के बंदे ही होने चाहिए जो भरेंगे वहां पे, उस राज्य के। यूपी के हैं तो यूपी के बंदे सिलेक्ट होंगे वहां पे जाके, महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के तमिलनाडु की। बट ये चीज बदल दी गई, राज्यसभा में भी कोई भी मेंबर कहीं का भी हो सकता है। ऐसा नहीं उस स्टेट का इलेक्टर होना ही चाहिए, नो, दैट पर्सन शुड नॉट बी इलेक्टर ऑफ दैट स्टेट। समझ आ रही है? तो सेम केस विद राज्यसभा, जो ये वाला केस है। तो ये बेसिक 2 है। ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। 10th शेड्यूल, डिफेक्शन नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है भाई। ये लिख लो, वैकेशन ऑफ सीट्स। वैकेशन ऑफ सीट्स कब कब खाली करनी पड़ती है इसको सीट?
डबल मेंबरशिप अलाउड नहीं है। एक ही बंदा एक टाइम पे राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। एक ही बंदा एक ही टाइम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए नहीं बन सकता। एक नहीं एक सीट तो जाएगी, और अगर उसने नहीं बताया तो दोनों जाएंगी। ही हैज टू इंटीमेट। ठीक है, तो लिख लो डबल मेंबरशिप के खिलाफ ये रूल है। लिखो, इसमें लिखो एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, a person cannot be member of both the house of parliament at the same time. The person cannot be able to member of both the house of parliament at the same time. Similarly, the person cannot be the member of both the parliament and the SLA at the same time. ठीक है रे? कहते can't be MLA and MP at the same time. सेकंड वाला पॉइंट रिपीट कर दो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए नहीं बन सकता वो एक ही टाइम पे। A person cannot be both MLA and MP. एट द सेम टाइम। ठीक है, कुछ कंडीशन है, देखो 22, देखो पेज नंबर 22 खोलो, दिख रहा है लिखा हुआ, पढ़ के बताओ पहली कंडीशन। ए, if a person is elected to both the houses of parliament, he must intimate within 10 days in which house he desire to serve. 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा अगर वो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में इलेक्ट हो जाता है तो। अगर 10 दिन के अंदर नहीं बताएगा स्पीकर या किसी को भी इलेक्शन कमीशन को नहीं बताता तो क्या होगा, बता रहे रोहित, क्या होगा? In default of such intimation, his seat in Rajya Sabha become vacant. राज्यसभा की सीट चली जाएगी। अगला पढ़ो। If a sitting member of one house is also elected, ये था अगर एक बंदे ने दोनों सीटों पे चुनाव लड़ा। अब एक बंदा ऑलरेडी मेंबर है पार्लियामेंट का, सिटिंग मेंबर, लिखो मतलब सुनो, एव अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस, किसी भी एक हाउस का सिटिंग मेंबर is also elected to the other house, his seat in the first house become vacant. ऑब्वियस है, दूसरे हाउस का लड़ा है तो यानी पहली सीट में इंटरेस्ट नहीं होगा तो पहली सीट वैकेंट हो जाएगी, है ना। अगर किसी बंदे का अफेयर चल रहा है, एडल्ट्री कर रहा है तो डाइवोर्स तो होना ही निश्चित है। क्या दिक्कत है? क्या भाई तुम्हारा चल रहा है भाई? क्राइम नहीं है भाई। या मतलब अगर पहले से एमएलए एमपी है तो फिर वो चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकता है, लेकिन सीट खाली हो जाएगी। पहले खाली करके फिर लड़ेगा, लड़के खाली होगी? लड़के खाली हो जाएगी, पहले भी खाली कर सकता है, रिजाइन भी कर सकता है, इट हार्डली मैटर्स। जैसे पहले से एमपी इसका मतलब पूछना चाह रहे हो? नहीं मैं पूछा। हाँ पूछा। जैसे मैं एमपी बन गया। ओके, तुम किसके एमपी बोले तो लोकसभा के बन गए। ठीक है। हाँ नहीं लोकसभा ये नहीं है, मैं एमएलए हूँ। हाँ, फिर मैं जीत चुका हूँ तो एमएलए बन चुका हूँ मैं। अब लोकसभा का इलेक्शन आया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया पर मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ लिया। ठीक है। और मैं उसमें जीता हारा वो अलग है। हाँ, मेरे को हाँ अगर तुमने उनको नहीं बताया कि मैं सीट छोड़ना चाह रहा हूँ तो तुम्हारी एमपी की सीट चली जाएगी, एमएलए रह जाओगे दोबारा। ठीक है, पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं चुनाव आगे लड़ना चाह रहा हूँ। नहीं इन्फॉर्म नहीं, तुम जीत गए। हाँ, बनने के बाद पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। नहीं करा तो सीट चली जाएगी एमपी की। ठीक है, ये कहानी है। एक ही हाउस में लोकसभा में 2 सीट से लड़ा, दोनों सीट जीत गया, उसने अगर नहीं बताया दोनों सीट चली जाएंगी। ठीक है ये सिस्टम भी है, तो नॉर्मल बेसिक है। ऐसा कोई लिमिट है कि 2 मतलब कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम चुनाव लड़ सकते हैं? 2 ही है। 2 से लड़ सकते हैं। मैं तो 3 भी सुना, 3 से 2 से लड़ सकते हैं। एक इंसान इंडिविजुअल 2। हाँ, एक इंसान 2 से लड़ सकता है। ठीक है, एक और कहानी है एब्सेंस वाला। इफ अ पर्सन, लिखो, इफ अ पर्सन इज रिमेन एब्सेंट, if a person is remain absent from parliament for 60 days, 60 दिन के लिए लगातार, तो उसकी सीट चली जाएगी। समझ आ रही है? If a person is absent in a member of parliament
विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस, विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस छुट्टी लेगा चलेगा, बिना परमिशन के गायब हो रहा है, एब्सेंट, लीव नहीं एब्सेंट, तो ये सीट चली जाएगी। क्वेश्चन बहुत बार आता है ये, ठीक है। 60 दिन तक लगातार के हेमा मालिनी जैसे लोग क्या करते हैं, ये लोग एक्टर जो होते हैं 59th डे आते हैं, अटेंडेंस लगाई फिर गायब, समझ आई। एक दिन में आ जाएंगे बस, ताकि सीट ना चली जाए। 60 दिन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 60 दिन, ठीक है, आएगा क्वेश्चन में, काट बांध लो इसको, ओके। अब हेडिंग डालो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। अब आएगा मजा थोड़ा सा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, है ना, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, प्रोटम, स्पीकर प्रोटम, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, विदाउट परमिशन। ओके। इनके बारे में बात करेंगे आज। स्पीकर, पहले हल्का फुल्का बता देते हैं स्पीकर के बारे में, फिर बात करते हैं। देखो, देयर आर डिफरेंट नेम्स इफ वी कंसिडर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। नंबर 1 पे आता है स्पीकर। स्पीकर की बात हो रही है तो यानी लोकसभा का है, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर, ये भी कहाँ के हैं भाई साहब, लोकसभा के। ऐसे ही तीसरे बात आते हैं चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन है ये, ऐसा मत सोचना भैया पेट्रागल सेटअप से, ये वर्ड ही लिखा हुआ है, ठीक है, राज्यसभा। तो 4th है डेप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा। ऐसे ही 5वां होता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ये लोकसभा में होते हैं। और ऐसे होता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, दे आर इन राज्यसभा। स्पीकर के बारे में बात करते हैं, और एक वर्ड आता है स्पीकर प्रोटम। क्या? स्पीकर प्रोटम। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि ये बहुत अनोखा वर्ड है, स्पीकर प्रोटम, ठीक है। स्पीकर के बारे में बात करते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट, स्पीकर। देखो यार, जो स्पीकर है, ही इज द हेड ऑफ लोकसभा, ही इज द हेड ऑफ लोकसभा। लीडर नहीं है, लीडर कौन है? पीएम। लोकसभा का लीडर कौन होगा? पीएम, बट ही इज द हेड ऑफ लोकसभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द नेम इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज स्पीकर। यही बंदा है, जैसे ये लोकसभा है, जैसे लोकसभा, ये बंदा बैठता है, इसी को ही सब सुनाते हैं कि भाई क्या क्या बात है। ही इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यहां से बात होगी, यहां पे बात जाएगी, ठीक है। ये बंदा, इसको कहानी, जिस सपोज ने क्वेश्चन पूछा कि भाई सर हमारे यहाँ पे इलाके में मामला ऐसे गड़बड़ है, ये बंदा जवाब देगा, ठीक है। आंसर क्वेश्चन, समझ आ गई? तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ये बंदा, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीकर। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है या क्लास टीचर लगा लो, वो काम होता है इनका। एक हाउस में फाइनल अथॉरिटी इनकी होती है। एक हाउस में, अगर हाउस ऐसे लाइक इफ आई कंसिडर दिस हाउस लोकसभा, तो आई एम हैविंग द फाइनल अथॉरिटी इन एनी रिस्पेक्ट। डिसिप्लिनरी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, मेरी यहां पे चलेगी, मेरी ही चलेगी इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस। मैं यहां पे करवाऊंगा काम, ऐसे काम करो, जो भी फालतू बोलेगा, देखा तुमने भाई शांत हो कहता रहता है, कभी लोकसभा प्रोसीडिंग देखना, इसका मेन काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करवाने का, बात करवाने का, मेन फंक्शनरी होता है इनका ये। अब ये काम करना है तो उसको बड़ी बड़ी पोस्ट देनी पड़ेगी, तो इनकी हाईली प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है, बड़ी इज्जत वाली पोस्ट होती है, रिस्पेक्टफुल पोस्ट, तभी बोलते हैं महोदय करके, महोदय करके। कोई भी देखना, बहुत इज्जत से बोलते हैं इनके नाम को, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर। कि जब इज्जत दोगे तभी तो वो बंदे को कंट्रोल कर पाएगा। अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, वो हम पे लाइक हमें बात नहीं मनवा पाएंगे। डर से तो पुलिस ही मनवा देती है, बट एक इज्जत होती है, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन इज देयर,
तो इनका मेन काम है डिसिप्लिन मेंटेन करना लोकसभा में। लोकसभा का प्रोसीजर कैसे चल रहा है उसको देखना, ठीक है। अब होता है, ये बंदा होता कौन है, जैसे ही नई लोकसभा आती है एक बंदे को स्पीकर बना दिया जाता है लोकसभा में। यस, ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड अमंग देम अ मेंबर इज इलेक्टेड। इसका इलेक्शन आपस में ही करते हैं वो लोग। इलेक्शन की डेट फिक्स करता है इसकी प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर। समझना मेरी बात को, ठीक है। इलेक्शन हो गया, ये बन गया। अपॉइंट नहीं करता प्रेसिडेंट, इलेक्शन की डेट फिक्स करता है। समझा गई? इलेक्शन हो गया, कोई सेपरेट ओथ नहीं लेता ये, इसकी ओथ सेम होती है। एमपी की जो ओथ होती है स्पीकर भी वही ओथ होती है। ऑफिस में आने से पहले स्पीकर ऑफिस में आने से कोई ओथ नहीं ले रहा कि मैं स्पीकर के तहत ये बोलता हूं फलाना फलाना, नो ओथ, ठीक है। ये कहानी समझ आ रही है? जब ये भाई साहब स्पीकर बन जाते हैं, ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते। क्या कहने का मतलब, सपोज कोई बिल आया कि कल से सारे लड़के सौपा बांधेंगे, सौपा, ठीक है, बिल है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें वोटिंग होगी। अब क्योंकि ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बंदा, ये है नहीं है, इसको वोटिंग का अधिकार है, बट क्योंकि ये स्पीकर बन चुका है तो फर्स्ट इंस्टेंट पहली बार में वोट नहीं करेगा। मान लो इस सौपे पे बात हुई, 50 बंदे, उस दिन 100 बंदे आए थे, 50 बंदे बोले बांटना चाहिए और 50 बंदे बोले नहीं बांधना चाहिए, टाई हो गया, ड्रॉ हो गया, है ना। इस डेडलॉक को कौन तोड़ेगा? स्पीकर साहब। तो स्पीकर साहब इसको कहते हैं कास्टिंग वोट। क्या बोलेंगे? कास्टिंग वोट डालते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में ना वोट नहीं डालेंगे, ही वोट एज अ कास्टिंग वोट। समझ रही कहानी? कास्टिंग वोट डेडलॉक को तोड़ने के लिए। आ रही कहानी समझ में? इन केस ऑफ टाई, स्पीकर की वोट हटेगा कैसे? बाय रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल। रिजाइन करते हैं भाई साहब डेप्यूटी स्पीकर को, है ना। और बाय डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है। सपोज द स्पीकर जो इलेक्ट हुआ, बाद में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये डिस्क्वालीफाई है, ये बंदा तो अनसाउंड माइंड का है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है ही नहीं। अब जैसे वो एमपी ऑफ लोकसभा से डिस्क्वालीफाई हुआ, स्पीकर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी उसको। ही विल बी लाइक एलिजिबल टू, ठीक है, पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। समझ रही कहानी? तीसरा कहानी क्या है? क्या कहते हैं? रिमूवल। बताया था इफेक्टिव मेजॉरिटी। जब भी ऐसी बात होगी, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, ये जो वर्ड है ऑल द देन मेंबर्स, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ और यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी। समझ आ गई? इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव होते हैं भाई साहब। कौन कौन होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, लोकसभा राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे भी यही काम होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेसिफिक मेजॉरिटी से रिमूव होते हैं। समझ रही कहानी? ये है इनका मामला ऊपर नीचे मिला के। स्पीकर, इनके पास पावर्स होती हैं, ये किसी को भी पनिश कर सकते हैं अपने हाउस के अंदर। जैसे ही बोलता भाई वो उठा के ले जाते हैं, यस, किसी को भी पनिश कर सकते हैं अगर ज्यादा कहेंगे करेगा। ये कहते क्या होंगे? किने? वो जो साइड में खड़े होते हैं, होगा कोई, ठीक है, वो सौपा बांध के, बीच में उनका यूनिफॉर्म भी बदल गया था। हाँ। तो मार्शल में भी मार्शल, हाँ मार्शल होते हैं शायद, ठीक है। तो नॉट इम्पोर्टेंट, अपना पर्सनल नॉलेज भी ठीक है। वो सीरियस में कहा है, सीरियस में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। स्पीकर को चूज करते हैं, हाँ तो किस इलेक्शन से, मतलब क्या प्रोसीजर क्या होता है? नॉर्मल लोकसभा आई, स्पीकर चुनना क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पीकर नहीं चुनेंगे तो बात कैसे होगी लोगों के बीच में? पहली चीज इंपॉर्टेंस बता रहा हूं स्पीकर की, ठीक है। हाउस नहीं चलेगा, कोई गाइड नहीं करेगा तो हाउस कैसे चलेगा? ऑपोजिशन तो लड़ती रहेगी हमेशा, कोई तो होगा जो मीडियम करना पड़ेगा। तो खड़ा कौन होगा इसमें? ऐसे तो सब बोलेंगे मैं भी स्पीकर बनना चाहता हूं। यस, ऑब्वियस है, वोटिंग होगी, 543 बंदे वोट करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस पार्टी की मेजोरिटी है वो अपने बंदे को खड़ा करके जिता देगी। समझ आ रही है? हर पार्टी अपना अपना पार्टी अपना लीडर खड़ा कर देगी। अब ऑब्वियस सी बात है,
जो majority- जिसकी मेजोरिटी है उसको जिता देंगे। ऐसे तो बायस हो जाएगा ये। बायस अब जो भी है यही है। बायस क्यों नहीं है बताते हैं, बायस क्यों नहीं है। ये बंदा फर्स्ट उसमें वोट नहीं करता, देख रहे हो, चला तो रहना मतलब। चला रहा है, इम्पार्शियल ऑफिस बनाया है। एक और बात इसकी, बायस देखो, वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट उठा, ऐसे तो बायस्ड ऑफिस बन जाएगा। इसको इम्पार्शियल बनाया गया। इम्पार्शियल में सबसे पहला काम क्या करेगा, इसको पहली इंस्टेंस में वोट देगा ही नहीं है, देगा तो सेकंड इंस्टेंस में देगा, यानी कास्टिंग वोट डालेगा बस, बायस्ड अथॉरिटी। दूसरी चीज, इसकी सैलरी जो आएगी वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, वोट नहीं होगी पार्लियामेंट में सैलरी की। बायनेस कब होगी, जब उसको डर रहेगा मेरी सैलरी ना कम कर दें, है ना, मेरी सैलरी ना कम कर दें। अब सैलरी है आएगी उसके बराबर एक बार बनने के बाद, तो बायस कैसा, फिर तो अपने मन की करेगा वो। एक और चीज, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन कैमरा, ठीक है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन कैमरा। तो जब वहां पे ऊपर नीचे हुए कुछ भी उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, अगर बायसनेस करते हैं, देयर इज अ सब्सटेंशियल मोशन जो कि स्पीकर को क्रिटिसाइज करने के लिए काम आता है। जब भी सब्सटेंशियल मोशन आएगा तो इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, पहली चीज। वैसे नहीं करते नॉर्मली, ठीक है। और भी दिक्कत है कि रिमूव कर देंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी से। तो ये कहानी है, बायस नहीं होता, ओके। भैया जो उनकी सीट है वो छोड़नी पड़ेगी फिर अपनी, मान लो अगर ही विल रिमेन द एमपी। वेरी गुड। अगर इनको स्पीकर की पोस्ट से हटा दिया तो स्पीकर नहीं रहेंगे, एमपी रहेंगे, एमपी बन स्पीकर है जाएंगे। तो फिर एमपी नहीं होंगे। यस, स्पीकर है तो एमपी रहेंगे, बट वोट नहीं करेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में। अ स्पीकर इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं इनके अंडर, वो क्या हो, उसका ध्यान कौन रखेगा? उसका ध्यान कौन रखेगा? उसका ध्यान यही रखेंगे। हाँ, फंस गए अभी। अरे नहीं, उनका ध्यान यही रखेंगे, एमपी है वो, ठीक है। ही विल रिमेन द एमपी। एमपी से डिस्क्वालीफाई हुए तो फिर दिक्कत हो जाए, तो फिर स्पीकर भी नहीं रहेंगे वो। ही विल रिमेन द एमपी, द एमपी विल ओनली बिकम द स्पीकर। ब्रिटेन में उल्टा होता है, ब्रिटेन में ये क्वेश्चन जायज हो सकता है, मे भी वहां भी बाई इलेक्शन करवाएं। ब्रिटेन में जो भी स्पीकर बनेगा उसको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है। सैलरी तो ज्यादा हो गई ही विल इम्प्रूव द अदर एमपीज। सैलरी एमपी के बराबर होती है, बस अलाउंसेस जुड़ जाते हैं। दो सर, हाँ इनके अलाउंसेस कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं। नाइस क्वेश्चन। इनके अलाउंसेस कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं। और पूछो, फंड से पैसे क्यों निकाल रहे हैं? फंस गए, इतना तोड़ूंगा। हाँ, प्रेसिडेंट वाले फंड से वो तो इमरजेंसी के लिए है ना। consolidated fund of India. There are three types of funds. Consolidated fund of India, contingency emergency वाला fund of India, public account of India. ये जो पीएफ वगैरह पैसा जुड़ता है ना आप लोगों का, वो इसमें आता है। ये अलग से बनता है और ये होता है जिससे सारा देश का काम चलता है। नहीं, जो इमरजेंसी फिर बाकी सबको किसी से फंड है उसमें एक होता है चार्ज फ्रॉम, एक होता है चार्ज अपॉन। द वर्ड इज इतना कम क्यों है? चार्ज अपॉन एंड चार्ज फ्रॉम। वोटिंग सिर्फ चार्ज्ड फ्रॉम में होती है, एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम, इस पे वोटिंग होगी हर साल जब भी बजट पास होगा, लेकिन इस पे वोटिंग नहीं होती, चार्ज अपॉन पे नहीं होती वोटिंग। इसमें कौन कौन से सैलरी आती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की, स्पीकर की, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ऐसे करके, समझ आ रही है। इस पे वोटिंग नहीं होगी हर साल, इस पे होती है वोटिंग। भैया वो जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, बताएंगे, वो भी पढ़ाऊंगा अलग से। हाँ, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, उसमें उन सबको सैलरी मिलती है ना, उससे जिन जिन की पोस्ट पे मतलब कुछ भी सबको सीट मिलती है, सबको रुपए मिलते हैं उसमें से। लेकिन मैंने बोला अभी जो वर्ड समझाया, चार्ज फ्रॉम, एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम एंड एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन। अपॉन वाले शब्द में उसमें वोटिंग नहीं होती हर साल। इनकी वोटिंग, इनकी सैलरी वोटिंग करो, देनी है नहीं देनी है, ठीक है, ये कहानी। चार्ज अपॉन में नहीं होती, चार्ज फ्रॉम में होती है। हाँ, सैलरी रोक नहीं रोक पाएगी, नहीं, इनकी नहीं, जो दूसरा वाला फंड अपने एमपी, हाँ एमपीज की होती है चार्ज फ्रॉम में। सैलरी कम ऊपर ज्यादा नीचे कर सकती है, कोविड के टाइम पे हुआ था। हाँ ऊपर नीचे कर सकती है उसमें। अलाउंस तो उनको भी मिलता है ना जो दूसरे मेंबर्स होते हैं। एमपीज, हाँ, एमपीज में ही। उनके एमपी वाले मिलते होंगे, बट इनके एज अ पोजीशन कैबिनेट मिनिस्टर का समरी अलाउंस मिलता है इनको। कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट के इक्विवेलेंट माला इनको बताओ। In rank, in preference of rank, the speaker is equals to CJI of India. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर माना गया इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट पे तो प्रेसिडेंट आते हैं, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे नीचे नीचे आते हैं, 7th ऑर्डर में आते हैं। ही इज इन 7th ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। कौन? स्पीकर, इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है। अच्छा देखो, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। 7th लिखा है, लेकिन 6th पे क्यों है? क्योंकि 5th ए भी जुड़ा हुआ है एक, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5th ए, फिर 6th, तो यानी 7th हो गया ना एक तरीके से। तो देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा,
एक साथ दिया इनको, ये साथ में भी। है ना? तो इक्विवेलेंट पोस्ट है। सबसे पहले प्रेसिडेंट, सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पे पीएम, फोर्थ पे गवर्नर, फिफ्थ पे गवर्नर सारे स्टेट्स के। यस सारे स्टेट के, ये नहीं छोटे स्टेट का गवर्नर तो उसको आगे पीछे डाल दो। पांचवे पे फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिफ्थ पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा इसको बाद में ऐड किया है क्योंकि ये मतलब नहीं था इसका। हाँ भाई मैं पढ़ रही थी आज इसके बारे में, हाँ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के ये एक पॉलिटिकल पोस्ट होती है। लिखो रे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पहले नंबर पे लिखो स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनका इलेक्शन बता दिया। ये जनरली तब तक रहते हैं जब तक लोकसभा रहती है, और कब तक रहेंगे? जब नई लोकसभा आ जाती है तब तक रहेंगे। जब तक नई लोकसभा नहीं है आएगी, ही विल रिमेन एज अ स्पीकर। व्हेन न्यू लोकसभा केम ही विल रिजाइन। ठीक है, लिख लो कि यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमॉन्गेस्ट कहता भैया फंस गए। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमॉन्गेस्ट इट्स मेंबर। लिख दिया? द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम द अमॉन्गेस्ट इट्स मेंबर्स। इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट साहब। जुबान ही निकलती। मेरे को पता था ना, ऐसे मतलब। वेरी गुड, लिख लो। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज फिक्स्ड बाय, इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय, कौन है प्रेसिडेंट हमारा? ये तीन तरह से बाहर निकाले जाते हैं। या तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाए एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के मेंबर से, या फिर ये रिजाइन कर दें। किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर को। ये भी आता है किस रिजाइन किसको देंगे? तीसरा, रिमूवल बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। एक और बात बताता हूं, जब रिमूवल होगा इफेक्टिव मेजॉरिटी द्वारा, एक 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जाएगा इनको। क्या दिया जाएगा? 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जाएगा। और जब 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जाएगा इनके लिए, तो क्या कहानी है? 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जाएगा उनको, स्पीकर को, और स्पीकर उस दौरान अपनी सीट पे नहीं बैठेंगे। तो कहाँ बैठेंगे? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट पे। यानी जब बैठ गए उस सीट पे तो क्या करेंगे? फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे सकते हैं। ओके, जब स्पीकर की तरफ नहीं बैठेगा तो वो एक नॉर्मल एमपी की तरह काम करेगा। ही कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ही कैन टेक पार्ट इन द वोटिंग, ही कैन स्पीक इन द वोटिंग। ओके, बट ही विल नॉट प्रिसाइड ओवर द स्पीकर। उस टाइम स्पीकर कौन होंगे? कोई नहीं होगा, उन्हीं के खिलाफ तो मोशन चल रहा है। लेना नहीं लेना, ही इज टेम्पररी, कोई बैठे नहीं है। ओके, एक और चीज, उनको निकालने के लिए 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा एडवांस। और उनको निकालने के लिए जो रेजोल्यूशन होगा लोकसभा में, दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। उस मोशन को आने के लिए 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, 50 मेंबर्स चाहिए। ओके, देन द मोशन विल कंसिडर्ड इफ इट इज पास्ड बाय द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ऑल द देन मेंबर्स, द स्पीकर इज रिमूव्ड। बट एमपी रहेंगे। एक बैच छीन लिया तो क्या हुआ? क्लास का तो बंदा रहेगा ना। तो ये कहानी है। मतलब जैसे प्रेसिडेंट पार्ट होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, तो हाँ। वो भी आ सकते हैं ना? मतलब अगर कोई सेशन चल रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें बैठ नहीं सकते। नो, प्रेसिडेंट कैन नॉट सिट इन पार्लियामेंट। नो, ही कैन नॉट वोट इन पार्लियामेंट, ही कैन नॉट सिट इन पार्लियामेंट, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ही हैज नो प्रिविलेज, बट ही कैन स्पीक। कब कब स्पीक करते हैं वो? कुछ कुछ सेशन पे करते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर एवरी इलेक्शन, जैसे नए नए मेंबर्स आते हैं, अब वेलकम करने वाला कोई होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट साहब भाषण देते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर, जैसे बजट सेशन स्टार्ट होगा, उसमें स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट साहब भाषण देंगे। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो पहला दिन होता है, उस सेशन में प्रेसिडेंट साहब आएंगे और अच्छा सा भाषण देंगे। ठीक है, ये 2 ओकेजन होते हैं जब प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट में आके बोलते हैं, अदरवाइज ही विल नॉट कम। इम्पीचमेंट के टाइम पे इम्पीचमेंट नहीं, बाहर रहता है, हाँ वो वहाँ अपीयर हो सकते हैं, वो लाइक फिर हाँ अपीयर हो सकते हैं कि भाई सुन लो मेरी भी। नाइस, गुड। ठीक है, आया समझे? तो लिख लो। स्पीकर के बारे में लिखवाते हैं आज, फिर थोड़ा मैपिंग करवाएंगे, है ना। स्पीकर हैज टू वैकेट हिज ऑफिस अर्लियर देन हिज टर्म
इन 3 केसेस, 3 केसेस में वो अपनी टर्म से पहले ऑफिस छोड़ता है। पहला केस क्या होता है, क्या नाम है रोहित? पहला केस डिस्क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहला केस डिस्क्वालिफाइड एज एमपी, मतलब एमपी ऑफ लोकसभा, है ना। देखो सेकंड, इफ यू रिजाइन बाय गिविंग रेजिग्नेशन लेटर टू द डेप्यूटी प्रेसिडेंट। थर्ड लिखो, ठीक है, रिजाइन किसको करता है? डेप्यूटी स्पीकर को। समझ आ रही है? थर्ड इज if he is removed by the resolution, if he is removed by the resolution passed by a majority of all the then members of Lok Sabha, if he is removed by the resolution passed by the majority of all the then members of Lok Sabha, such resolution can be moved only after giving 14 days advance notice. समझ आ रही है? 14 days advance notice. हाँ जी। Powers देखो, powers of speaker, powers and functions of speaker. He maintains decorum and order in the house. This is his primary responsibility. ठीक है? Order in the house, decorum and order in the house. This is his primary responsibility. बिठी, okay? ठीक है भाई? This is his. He is the final power in this regard. He has the final power in this regard. समझ आ रही है? अगला लिखो, एक वर्ड है कोरम। क्या होता है? एनीबडी? सुधीर? कोरम नहीं पता। जब भी कोरम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अ हाउस इज 1/10, जब भी 1/10 से कम लोग होते हैं एक हाउस में, उस टाइम हाउस चलता नहीं है। भाई वोटिंग क्या, अच्छा 2 बंदे आए, 3 बंदे आए, 2 ने हाँ बोल दिया, 1 ना बोल दिया, बोला बिल पास हो गया, मजाक नहीं हो जाएगा। जब भी 1/10 नंबर चाहिए हाउस की प्रोसीडिंग को चलने के लिए, कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस या पास करने के लिए 1/10 बंदा होना चाहिए, जिसे कि कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? जब भी कोरम नहीं होगा पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट को स्थगित कर देगा कौन? मतलब उस हाउस को स्पीकर साहब। ठीक है, लिख लो, द स्पीकर एडजर्न्स द हाउस। एडजर्न करना कहते हैं इसे, एडजर्न करवाएंगे ये सब वर्ड, एडजर्न, एडजर्न एंड डाई, प्रोरोगेशन, रिसेस। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं आई विल डील विद यू। एडजर्न तो वही होता है ना, जाना। कहीं तो सुना है, असेंबली में कहते थे, कहीं तो कहते हैं। और एडजर्न एंड डाई क्या होता है वो भी जाना? Adjourn तो सुना है, प्रेयर में बोलते हैं ना। भैया ये मैं बताती हूँ, adjourn signed, ये मैंने हाँ, क्या होता है? हाँ बताओ। निकल लो। हाँ बताओ। यहाँ पे बोलना एडजर्न, निकल लो। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट दे दो, बता दूँ। हिंट है, प्रेसिडेंट से लिख लो। He does not vote. प्राइम नहीं, He does not vote. मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। He does not vote in first instance. He just cast the casting vote. समझ आता है इतना? does not vote in First instance, he cast the casting vote in case of a tie. पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। ओके भाई, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। उन कमेटीज के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर करते हैं। लिख लो, he appoints all the head of the parliamentary committees and he is also the head of 3 parliamentary committees. He appoints the member of 3 parliamentary all the parliamentary committees and he is in fact the head of 3 GBR, General Purpose Committee, Business Advisory Committee, Rules Committee. adjournment signed का मतलब। नहीं पूछना, अब मैं बता दूँ। बताओ, लिखो जल्दी। ठीक है, ये सारी की सारी पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड को अपॉइंट करता है और साथ में खुद 3 पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड होता है। क्या नाम है? जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड आर फॉर रूल्स कमेटी। समझ आ रही है भाई?
एक और चीज, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, क्या रे, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, उसको फाइनली कौन बताएगा? स्पीकर साहब। स्पीकर अपना साइन रखते हैं। देखो इधर, मनी बिल के पास पावर होती है, मनी बिल के पास गवर्नमेंट के पास पावर होती है। मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है, उसके ऊपर स्पीकर साइन करके भेजते हैं जब वो बिल लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा। तो साफ साफ दिखता है मनी बिल है भाई, इसको ज्यादा नहीं छेड़ना आप लोगों को, ये आपकी अथॉरिटी में इतना नहीं है इतना, ठीक है। तो कोई बिल मनी बिल है नहीं, उसको कौन देखेगा? स्पीकर। स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी। लिख लो, ये वो GBR का एक बार वापस बताना चाहिए। जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी। अब लिख लो इसमें, he decides a bill, he decides whether a bill is a money bill, he decides whether a bill is a money bill or not, and his decision on this question is final. He presides over the joint sitting of the house. He presides over the joint sitting of the house. बुलाता कौन है joint sitting? President. He presides over the joint sitting of the house, which is summoned by the president.